चुनाव की दहलीज पर खड़े मध्य प्रदेश के एक ऐसे युवा राजनेता से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो आधी आबादी से हैं, आप समझ गए होंगे। एक ऐसी युवा पॉलिटिशियन हैं, वो राजनेता हैं जो जिनको लेकर आप और हम बहुत सारे सपने भी संजो सकते हैं, इसलिए कि उनका बैकग्राउंड तकनीक का है, इंजीनियरिंग, बीटेक और एमटेक उन्होंने किया है। एक ऐसे परिवार से हैं कि वो मध्य प्रदेश की बेटी हैं और उत्तर प्रदेश की पुत्रवधू हैं, आप कह सकते हैं। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर रहे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिवंगत स्वर्गीय राम नरेश यादव, वो उनकी पौत्र पुत्रवधू हैं। और वो निवाड़ी ज़िला जो है मध्य प्रदेश का, बुंदेलखंड का, वहाँ से ज़िला पंचायत सदस्य के तौर पर काम कर रही हैं। बीजेपी छोड़कर उन्होंने कांग्रेस के साथ आगे बढ़ना पसंद किया है। तो चलिए आपकी मुलाकात हम कराते हैं रोशनी यादव जी से। रोशनी जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद शरद जी। सबसे पहले तो यही बताइए कि एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति को मैं अंडरमाइन कर रहा हूँ, लेकिन जब आप राजनीति में एक बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पढ़ाई लिखाई है, तमाम चीज़ें हैं, तो यही सवाल पूछा जाता है क्यों? आपसे भी खूब पूछा गया होगा ये सवाल। ज़रूर 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 जी। क्योंकि जब आप टेक्निकल फील्ड और एजुकेशन में रहते हैं तो जो युवाओं की सोच होती है वो ज़्यादातर जॉब की तरह, पर मेरा हमेशा से, मैं संघर्षों से लड़ती आई हूँ। मैं एक साधारण किसान परिवार की बेटी हूँ, तो मेरा संघर्ष उसी दिन तय हुआ जिस दिन मैंने उस परिवार में जन्म लिया, क्योंकि किसान की लड़ाई वही जन्म देने से ही शुरू हो जाती है। तो वो लड़ाई लड़ते लड़ते मैं भोपाल में बीटेक करने आई। बीटेक करने के बाद उसी दौरान मैंने मीडिया में भी काम किया, सोशल एनजीओज़ वगैरह में काम किया। तो जब एनजीओज़ में काम किया और उस दौरान मैंने जो सोशल वर्किंग को जाना और सीखा, उस मध्य प्रदेश झुग्गी झोपड़ियों में पूरे मध्य प्रदेश में काम किया, 21 ज़िलों में मैंने काम किया। उस दौरान मुझे लगा कि आप सोशल वर्कर हो करके आप उनके सुख दुख के साथी तो बन सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसकी ठोस आवाज़ उठाने के लिए आपको प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, आपको किसी सदन में बैठना पड़ेगा, चाहे वो जिला पंचायत की सदन हो, चाहे वो विधानसभा की सदन हो, चाहे वो संसद की सदन हो। जब तक आप आपके क्षेत्र के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे आप उस सदन में रखेंगे तो शायद उसके अच्छे परिणाम आएंगे। पहली बात आती है कि जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं तो आप चीख करके, चिल्ला करके अपने वक्तव्य को वाक्पटुता से रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो मौका आपको नहीं मिलता है प्रतिनिधित्व का, तो आप सदन के बाहर बैठ के धरना धर के चिल्लाइए। तो मुझे ये बेहतर लगा कि हम सेवा कर रहे हैं और लोगों का, मेरे क्षेत्र के माता पिता का मेरी तरफ इतना अच्छा रुझान है, उनका आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है, मेरे संघर्ष को चुनौतीपूर्ण समझकर मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। तो मुझे ये लगा कि मुझे उनकी बात मान करके एक प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो मैं लंबे समय से राजनीति के लिए मैंने एक विचारधारा को चुना। मुझे लगा कि जो विचारधारा जिसमें हमें बताया जाता है, चूँकि आप पहला जो चयन करते हैं वो आप, सबसे बड़ी चीज़ होती है माउथ पब्लिसिटी। तो आप माउथ पब्लिसिटी को आधार मानते हैं और उन विचारों से अपने विचारों को मैच करते हैं कि हाँ, यहाँ पे गरीबों, महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जा रहा है और एक ऐसी पार्टी है, तो मुझे लगा कि मुझे इस पार्टी से जुड़ना चाहिए। तो बीजेपी में जाके क्या गफलत हुई आपको? क्या वहाँ आपके विचार भिन्न प्रतीत हुए आपको? क्या गड़बड़ हुआ? बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो ये सामने आई कि जब हम ज़मीन पे, और जो भारतीय जनता पार्टी की नीति कार्यकर्ता आधारित बनाई गई है कि कार्यकर्ता ही हमारे लिए सर्वोपरि है, और जो गरीब व्यक्ति उस अंत्योदय की पंक्ति में खड़ा है तो कैसे हम उसको आगे लाने का कार्य करें। पर जब उसमें रह के मैंने काम करना सीखा और बहुत सारे अनुभव मिले, मुझे बहुत अच्छे अनुभव भी मिले, बहुत बुरे अनुभव भी मिले, लेकिन जब आप किसी परिवार में जुड़ते हैं तो आपके माता पिता अगर कोई अच्छी राह पे चलाने के लिए आपको डांटते फटकारते हैं तो आपको लगता है कि शायद हो सकता है कि जल्दबाजी हो, हम गलत हों, हमें माता पिता की बात माननी चाहिए, पार्टी की बात माननी चाहिए। पर बार बार, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का जो नेतृत्व होता है उसमें माता पिता को मानना पड़ता है कि आज मेरे बच्चे ने मेरा नाम रोशन किया है तो मुझे अपने बेटा या बेटी की बात को मानना है, और माता पिता, बेटे और बेटी के नाम से माता पिता को सम्मान मिलता है। तो आज वही काम उस पार्टी में रहकर मुझे भी महसूस हुआ कि जहाँ
महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, जहाँ विचारों की बात हो रही है, कार्यकर्ताओं पे आधारित जो पार्टी है, आज उन कार्यकर्ताओं की बातों को सुना ही नहीं जा रहा है। जो बात करती है नीति, नियत, नेतृत्व की, तो वो सारी नीति, नियत और नेतृत्व को उन्होंने बिल्कुल ही मिटा देने का काम किया है और कार्यकर्ताओं की बात ना सुन करके आज उन्होंने नेताओं पर केंद्रित पार्टी को कर दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी की शैली कभी नहीं रही। और सबसे बड़ा 2018 में जो दृश्य देखने को मिला कि जब पार्टी ने, अगर हमें जनता ने नहीं स्वीकारा है तो आपको 5 साल सत्ता में विपक्ष में बैठ करके आपको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, कार्यकर्ताओं के सुख दुख बांटना चाहिए था। और जहाँ पर उन कार्यकर्ताओं को, उन वरिष्ठ नेताओं को अनदेखा करके आपने, जो आपके अन्य दल से आते हैं, आप उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको ताज पहना रहे हैं। उस समय जब ये घटनाक्रम घटा तब आपका मन में ये बात नहीं उठी कि ऐसा किया है, मैं ऐसी पार्टी के साथ क्यों हूँ और मुझे पार्टी को छोड़ देना चाहिए? चुनाव में जब 60-70 दिन बचे हैं तब आपका ये फैसला क्या लोगों के मन में संदेह नहीं पैदा करेगा? ये मेरा निर्णय तब से ही कह देते हैं कि मन झकझोर गया और बहुत दुखित ही रहा। 2018 से लगातार मेरी सक्रियता एक जनसेवक के रूप में ज़्यादा है, पार्टी आधारित मेरी छवि नहीं है। पहले मैं वहाँ एक सेवक के रूप में है, उस आधार से मेरे माता पिता मुझे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब ये निर्णय लेना था तो उपचुनाव, चूँकि पृथ्वीपुर एक विधानसभा है, मेरे निवाड़ी ज़िले में 2 विधानसभा हैं, तो वहाँ से लगातार मैं सक्रिय रही। 2018 में भी खूब सम्मान के तौर पर नाम आया, उपचुनाव में भी आया। लेकिन उस समय भी इन्होंने ये किया, अगर उस समय पे जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उसमें मैं भी रहूं, उसमें से अगर कोई नेतृत्व होता तो हमने जो मेहनत की थी वो शायद सार्थक होती। लेकिन फिर कोई एक अन्य दल से आते हैं, आप उसको सम्मान देते हैं और कार्यकर्ताओं को छीड़ होने पर मजबूर कर देते हैं। तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को हम देखते आ रहे थे, भांपते आ रहे थे, पर हमें लगा फिर एक मौका मिला, सरपंच जिला पंचायतों के चुनाव आए तो महिला सीट आरक्षित होती है, ज़िला पंचायत अध्यक्ष महिला सीट आरक्षित होती है। और वहाँ आप जानेंगे उस क्षेत्र में तो शायद आपको ये नज़र आएगा कि रोशनी बुंदेलखंड में बहुत ही सक्रिय बहनों में है और शायद उनके पास कोई दूसरा नाम नहीं होता। और तब जब जनता ने मुझे उस ज़िले में, निवाड़ी ज़िले में सबसे बड़ी जीत दिलाई, मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी सम्मान और एक सच्चाई की धरा पर चलकर नेतृत्व करेगी, हमारा साथ देगी। कि जहाँ पे महिला सीट आरक्षित हुई है तो जो पार्टी का कार्यकर्ता अच्छे मतों से जीता है, जिन्हें जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो उनका ये कर्तव्य बनता था कि आप उसका ही साथ दें। लेकिन फिर आपने वहाँ एक ऐसे व्यक्ति का साथ दिया, मैं ये मानती हूँ कि वो उनकी मेहनत है, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। लेकिन अगर जहाँ वोटों की बात होती कि एक जनाधार से कोई चुन के आता है तो आपको उसको महत्व देना चाहिए। रोशनी जी, लेकिन आपके क्षेत्र में ये भी बात आरोप लगाने वाले लगाते हैं कि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपको कांग्रेस में खींच लाई है। आप जिस तरह से आगे बढ़ना चाहती थी, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपको अब देना भी पड़ेगा, क्या सोची, क्या वाकई आपकी महत्वाकांक्षा थी? राजनीति महत्वाकांक्षा अगर मेरी होती तो उपचुनाव में जब उस समय रोशनी यादव का भी नाम चल रहा था और जो हमारे विधायक हैं पृथ्वीपुर से, उनका भी नाम दूर से दल से आए, तो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा डिज़र्व करती थी कार्यकर्ता के नाते, पर उन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं लगातार अभी तक काम करते आई हूँ। जिला पंचायत सदस्य मुझे निवाड़ी ज़िले में इतनी बड़ी जीत हुई है, और अगर मैं महत्वाकांक्षी होती तो मैं शायद उस समय ये निर्णय लेती, और आज वहाँ पे टिकट तय नहीं हुए हैं जिससे मैं महत्वाकांक्षा उनको दिखे। टिकट तय होता, अगर मेरा टिकटार्थी में नाम नहीं देते, दावेदारी में नाम नहीं आता, आज मेरे नाम पे भी उस पक्ष से भी पूरी दावेदारी में जिस नंबर पे भी सर्वे चल रहा हो, पर मैंने उसको पहले ही ठुकरा दिया ताकि ये कल मुझ पर ये दाग ना लगा पाएँ, ये छींटे ना लगा पाएँ कि टिकट नहीं मिला इसलिए हमने पल्ला बदल लिया। क्योंकि ये मन में विचार था, लेकिन आप जिस परिवार में होते हैं ना, तो आप बार बार आपका मन एक तरफ ये कहता है कि नहीं, इतने समय से आप परिवार में जुड़े हैं, इतनी मेहनत आपने की है, तो कैसे आप ये निर्णय ले पाएँ। लेकिन जब पूरे विधानसभा में घूमे, पूरे परिवार से पूछा, लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने बोला दीदी हम आपके साथ खड़े हैं और आप ये निर्णय लें क्योंकि ये आपके हक में है। और ज़िला पंचायत सदस्य के रूप में जब क्षेत्र में जाना शुरू किया, फाइलों का खाका बना कर ले गई, और लगातार जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो मेरे जो आमजन परिवार हैं
गरीब परिवार, वो कहते हैं दीदी आप जनसेवक हैं अगर पहले, और वाकई अगर आप सेवक हैं तो आपको महंगाई नज़र नहीं आती, आपको अत्याचार नज़र नहीं आता, ये गरीब किसानों के प्रति जो आज अव्यवहार किया जाता है वो आपको नज़र नहीं आता। और बुंदेलखंड इतना बड़ा राज्य, मैं तो राज्य ही कहूँगी और राज्य की कल्पना करती हूँ, वहाँ बुंदेलखंड में 1 साल तीता होती है तो 4 साल के लिए सूखा पड़ जाती है। और इतने बड़े बड़े नेतृत्व हमारे यहाँ से निकले बीजेपी में, लेकिन आज तक किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि उस अन्नदाता के खेत से एक नहर की जी। योजना बना करके कंक्लूड निकाल दी करूंगा जाए। इस सवाल से। अभी मैं सुन रहा था आपको, तो आपने, क्योंकि अभी ताज़ा ही मामला है, कांग्रेस में आई हैं, तो आपने कहा हमारी सरकार, हमारे विधायक, बीजेपी की तरफ इशारा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में ही ऐसे इक्का दुक्का विधायक या उससे अधिक हो सकते हैं जिन्होंने 2 बार 3 बार दल बदल किया। एक तो ऐसे हैं जिनका 4 एक बार का दल बदल है। हालांकि मध्य प्रदेश में फ्रीडम नहीं है उत्तर प्रदेश की तरह कि समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और कुछ और भी रीजनल लेवल के दल हैं। तो ये आप कितना भरोसा दिलाती हैं मध्य प्रदेश की जनता को कि जो निर्णय आपने लिया है, एक पार्टी छोड़ी बीजेपी कांग्रेस में आने का, अब ये आपका पक्का इरादा है और अब आप दल बदल की तरफ नहीं जाएंगे? हालांकि परिस्थितियां कहाँ ले जाएं कहना कठिन है। जी। मैं बिल्कुल ये साफ कर देना चाहती हूँ, चूँकि ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे, चूँकि मेरा जो परिवार है, जैसे कि आपने पूर्व में परिचय दिया है, तो वो कांग्रेस विचारधारा का रहा है। पर मैंने कहा कि मैं एक सामान्य किसान परिवार की मध्य प्रदेश की बेटी होने के नाते ये मैं बिल्कुल जनता को भरोसा दिलाऊंगी कि कभी जीवन में शायद वो निर्णय मेरा गलत था, क्योंकि मेरे परिवार और क्षेत्र के लोगों का कहना था कि आपका डीएनए कांग्रेसी है, आपको नहीं जाना चाहिए, आपने ये कैसे निर्णय ले लिया। पर मैं शायद मानती हूँ कि उस समय मेरी मति मारी गई थी, या मुझ में कह सकते हैं कि जब आप, चूँकि आपकी आज भी मेरी युवा पीढ़ी है, अभी बहुत उम्र बड़ी तो नहीं है, लेकिन कई बार हम ऐसा निर्णय ले लेते हैं अपनी चूक में उत्साहपूर्वक कि नहीं शायद ये अच्छा होगा, माता पिता हमसे जो कह रहे हैं शायद वो गलत हो, तो उस समय ये निर्णय इस प्रकार से लिया। लेकिन जब लगातार 8-10 साल मुझे काम करते हो गए और मैंने उसको अनुभव कर लिया, तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपने परिवार में वापस आई हूँ और मेरे परिवार ने मेरा बहुत स्वागत किया है और पूरा आश्वासन देते हुए कि जीवन भर मैं इस कांग्रेस पार्टी में रहने वाली हूँ और मैं कभी कोई दल बदल नहीं करूँगी। जो निर्णय होगा इसी संगठन के साथ चलूँगी और हमेशा चलूँगी। बहुत धन्यवाद रोशनी जी बातचीत के लिए और बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप युवा पीढ़ी का एक ऐसा चेहरा हैं जो मैं फिर कहूँगा कि ऐसा नहीं है राजनीति में पढ़े लिखे और सुपठित लोगों की कमी है, लेकिन कई बार ऐसा मान लिया जाता है, एक आम व्यक्ति के मन में भी धारणा है कि यहाँ बहुत सुसंस्कृत शब्दों में बात करने वाले पढ़े लिखे व्यक्तियों की कुछ ऐसी कमी है जिनके एटीट्यूड से कई बार ऐसा लगता है कि वो ज़ोर से बोलेंगे, बहुत आक्रामक लगेंगे, एग्रेसिव लगेंगे, लेकिन आप बहुत आश्वस्त करती हैं और अपनी इसी शालीन शैली के साथ आप आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश को भी ज़रूरत है ऐसे युवा राजनेताओं की और देश को भी ज़रूरत है। तो ख़ास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।